नाज़ा ने अपनी जिंदगी में कभी इतनी देर गुस्ल नहीं किया था। वो 2 घंटे से साबुन के झाग से भरे हुए बाथ टब में बैठी रही और 1 घंटे तक शावर के नीचे बदन को अच्छी तरह मल कर साफ करती रही। गुस्ल के इन मराहिल से गुजर कर वो बिल्कुल साफ सुथरी और शफाफ आईने की तरह हो गई। उसके बावजूद जहन में उस कचरा ट्रक का ख्याल था और उस ख्याल से ही नागवारी महसूस होने लगती। उसने तौलिए से बदन को पोंछने के बाद पूरे बाथरूम के अंदर परफ्यूम से स्प्रे किया। वो बाथरूम खुशबुओं से भर गया। उसने बाथ टब में दूसरी बार साबुन का झाग बनाया, फिर उसके अंदर नीम दराज होकर साबुन मलने लगी। रेशमी जुल्फों को 2 बार शैम्पू से धो चुकी थी। आखिर में फिर 1 बार शावर के नीचे आकर भीगने लगी। उसने राजा नवाज को फैसला सुना दिया था कि अब वो उसी के साथ रहेगी। राजा नवाज उसे गोठ अमीर खोखर ले आया था। वहाँ के वडेरे रईस खोखर से उसकी गहरी दोस्ती थी। उस वक्त नाज़ा उसी हवेली के बाथरूम में नहा रही थी। राजा नवाज और रईस हवेली की अंदरूनी बैठक में बैठे बातें कर रहे थे। रईस उसके इश्क की दास्तान सुन रहा था। उसने कहा, भाई राजा, तुम्हारा जवाब नहीं। तुमने लैला मजनू से बढ़कर इश्क किया है। वो तो मोहब्बत में नाकाम रहे थे, मगर तुमने वडेरों और सियासतदानों से जंग करते हुए अपनी नाज़ा को हासिल कर लिया है। राजा बोला, हाँ, मगर अभी मंजिल नहीं मिली। नाज़ा के बाप और भाई और वो खतरनाक सियासतदान काशिफ अकबर मेरे खून के प्यासे हो रहे हैं। रईस ने कहा, ये काशिफ अकबर सिंध के अंदरूनी इलाकों में डाकुओं के जरिए अपना रोब और दबदबा कायम रखता है। ऐसे कितने ही डाकू हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हुकूमत ने लाखों रुपए के इनामात रखे हैं। इनमें से कुछ काशिफ अकबर की पनाह में रहते हैं। वो उन डाकुओं की दहशतदारी करके इलेक्शन में वोट हासिल करता है और आम दिनों में उन्हें पुलिस और जिले इंतजामिया की कार्रवाइयों से बाखबर रखकर उन्हें फरार होने और रूपोश रहने का मौका देता है। राजा नवाज ने कहा, पाकिस्तान से पहले जब ब्रिटिश हुकूमत थी तो अंग्रेज इन डाकुओं और वडेरों के गठजोड़ के जरिए हुकूमत करते थे। पाकिस्तान बनने के बाद पुलिस में जो काली भेड़ें हैं वो वडेरों के साथ मिलकर डाकुओं को तहफ्फुज फराहम करती हैं। तुम ये सब कुछ जानते हुए भी नाज़ा को यहाँ लाए हो। अंदरूने सिंध जहाँ भी जाओगे काशिफ अकबर की परवरदा पुलिस और डाकू तुम्हें घेरेंगे। नाज़ा के साथ तुम कहीं भी सुकून से नहीं रह सकोगे। मैं सारी उम्र तुम्हें पनाह दे सकता हूँ, लेकिन मुझ पर और मेरे खानदान के अफराद पर आफतें नाजिल होती रहेंगी। राजा ने कहा, रईस, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें मुसीबतों में मुब्तला नहीं करूंगा। शाम होने से पहले नाज़ा को लेकर चला जाऊंगा। रईस बोला, तुम्हें अंदरूने सिंध का रुख नहीं करना चाहिए था। पंजाब चलते तो बड़ी हद तक महफूज रहते। राजा ने कहा, मैं सुपर हाईवे या नेशनल हाईवे के रास्ते पंजाब जाता तो अब तक मुखालिफिन के शिकंजे में आ जाता। अमीर हमजा से मेरे ऐसे गहरे ताल्लुकात हैं कि हुकूमत भी मेरी मुखालिफ है, इसलिए मैंने ये अंदरूनी रास्ते इख्तियार किए हैं। यहाँ से मैं गोठ शाह बेग के रास्ते से बलूचिस्तान जाऊंगा, फिर वहाँ से पंजाब का रुख करूंगा। रईस बोला, मगर तुम्हारी कार अपने मॉडल और नंबरों की वजह से पहचानी जाएगी। अगर मैं अपनी गाड़ी दूं तो यहाँ आकर तुम्हें तलाश करने वालों से ये बात छुपी नहीं रहेगी। राजा ने कहा, मुझे गाड़ी की परवाह नहीं है, मैं हजारों किलोमीटर पैदल चल सकता हूँ, मुझे नाज़ा की फिक्र है। रईस बोला, यहाँ के ना हमवार रास्तों पर पजेरो या लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियाँ चलती हैं या फिर गधा गाड़ियाँ, लेकिन गधा गाड़ी से तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा। राजा ने कहा, जिस तरह डूबते को तिनके का सहारा मिलता है उसी तरह गधा गाड़ी हमारे काम आ सकती है। रईस बोला, फिर तो कोई मसला नहीं रहा, मैं एक गाड़ी का इंतजाम कर देता हूँ। मेरे खेतों का ट्यूबवेल काम नहीं कर रहा, मैं वहाँ जा रहा हूँ। 1 घंटे के बाद हवेली के पीछे गधा गाड़ी आ जाएगी। मैं भी तुम्हें रुखसत करने आऊंगा। तुम्हें रास्ते में अच्छी खासी रकम की जरूरत पड़ेगी। ये यार किस दिन काम आएगा। जितनी रकम चाहो यहाँ से ले जाना। राजा ने उसके शाने पर हाथ मारकर कहा, रकम की जरूरत होगी तो मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। मैं सिर्फ चंद घंटों तक नाज़ा की खातिर यहाँ रहना चाहता था और ये मेरा पुख्ता एतमाद है कि तुम दूसरे वडेरों से मुख्तलिफ हो, यानी वडेरे बाद में हो, पहले मेरे यार हो। वो दोनों हंसते हुए गले मिले। फिर रईस ने मुलाजिम को बुलाकर समझाया कि बीबी जी गुस्ल कर लें तो मेहमानों के लिए दस्तरखान बिछा देना, किसी चीज की कमी न होने देना। अगर कोई बाहर वाला पूछे कि कार में आने वाले कौन हैं तो कह देना मेरे मेहमान हैं और मेरे साथ खेतों की सैर करने गए हैं। उसने राजा से कहा, तुम नाज़ा के साथ अकेले बाहर न निकलना और कोई भी आए तो हवेली के पिछले कमरे में जाकर छुप जाना। वैसे हवेली के बाहर जो मुलाजिम है वो मेरी इजाजत के बगैर किसी को अंदर आने नहीं देता। तुम इत्मीनान से रहो। वो चला गया। राजा ने हवेली के अंदरूनी हिस्से में आकर एक दरवाजे पर दस्तक दी। उस हवेली के मालिक रईस के बीवी बच्चे शहर गए हुए थे। वहाँ तकरीबन वीरानी थी। अंदर सिर्फ एक मुलाजिम था। दस्तक की आवाज सुनकर नाज़ा ने पूछा, कौन? आवाज आई, मैं हूँ, तुम्हारे दिल पर राज करने वाला राजा। उसने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल दिया। वो गुस्ल खाने से निकल कर आई थी। बदन को एक बड़े से तौलिए से लपेट लिया
लिया था। राजा ने अंदर आकर दरवाजे को बंद किया। नाजा ने पूछा, बाहर खैरियत है? कोई दुश्मन तो नहीं? वो बोला, खैरियत कैसे हो सकती है, एक दुश्मन है। उसने परेशान होकर पूछा, कौन? वो बोला, वो दुश्मन ये तोलिया है। उसने उसे बाजुओं में समेट लिया। वो उसकी धड़कनों से लगकर बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। उसके बदन पर पानी के कतरे शबनम के मोतियों की तरह लरज रहे थे और जज्बों को लरजने पर मजबूर कर रहे थे। उसने कहा, तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता, लेकिन हकीकतन हम खतरात में घिरे हुए हैं। यहाँ काशिफ अकबर के परवरदा डाकू भी आ सकते हैं। तुम्हें यहाँ रईस की बीवी का कोई लिबास पहनने को मिल जाएगा। वो बोली, मैंने कभी किसी की उतरन नहीं पहनी, मगर मजबूरी है। क्या हम अभी यहाँ से जाएंगे? वो बोला, हाँ, लिबास पहन लो, खाने के बाद चलेंगे। वो कमरे से बाहर आ गया। मुलाजिम उनके लिए दूसरे कमरे में दस्तरखान लगा रहा था। थोड़ी देर के बाद नाजा एक सिंधी लिबास पहन कर आई। उस लिबास में वो खूब जच रही थी। वैसे भी वो सिंधी थी, वहाँ के पहनने ओढ़ने और रस्म रिवाज को खूब समझती थी। राजा ने कहा, हम शहर में रहकर समझ नहीं पाते। इस सूबे के अंदर डूबने से पता चलता है कि सिंध की खूबसूरती सबसे मुनफरिद और सबसे नुमाया है। शाम के 5 बजे रईस वापस आ गया। वो दोनों रवानगी के लिए तैयार बैठे थे। रईस ने नोटों की एक गड्डी बढ़ाते हुए कहा, इसे रख लो। माना कि तुम्हारे पास रकम है, लेकिन नाजा भाभी पहली बार मेरे घर आई हैं। ये रकम भाभी को दे रहा हूँ। राजा ने कहा, अभी हमारी शादी नहीं हुई, ये जल्द ही तुम्हारी भाभी बनेगी। मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूँ, रकम लेने मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुमसे बड़ा हातिम ताई दोस्त और कौन है? वो हवेली के पीछे दरवाजे से बाहर आए। रईस ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम थाने के सामने से गुजरो। थानेदार बहुत लालची और खुदगरज है। काशिफ अकबर के आदमियों को तुम्हारे पीछे लगा देगा। यहाँ से तुम खेतों के रास्ते जाओ। नाजा गाड़ी पर बैठने लगी। राजा ने कहा, तुम्हारी गाड़ी के ये गधे बहुत सेहतमंद हैं। रईस ने कहा, तुम गोट शाहबेग के रास्ते जाओगे। इत्तेफाक से ये गधे मालबरदारी के लिए उसी रास्ते पर जाने और आने के आदी हो गए हैं, तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। वो दोनों रईस से रुखसत होकर वहाँ से चल पड़े। गाड़ी तेजी से चलने लगी। गधे तेज रफ्तारी से जा रहे थे। नाजा ने कहा, तुम इन्हें ऐसे हाँक रहे हो जैसे पहले भी गधा गाड़ी चलाते रहे हो। वो बोला, गधों को काबू में रख कर हाँकना और अपनी मर्जी के रास्ते पर उन्हें चलाना मैंने खूब सीखा है। तुम खुद देख रही हो कि तुम्हारे बाप भाई और काशिफ अकबर को किस तरह हाँकते हुए अपने रास्ते पर चला रहा हूँ। वो प्यार से गुस्सा दिखाते हुए बोली, मेरे बाबा साईं और भाईजान को गधा न कहो। वो बोला, हाँ, अपनों को बुरा कहा जाए तो बुरा लगता है, लेकिन किसी को गलत न कहा जाए तो उसकी गलतियां खत्म नहीं होती। तुम्हारे भाई और तुम्हारे बाबा साईं कठपुतलियों की तरह काशिफ अकबर के इशारों पर नाच रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी इस बात पर भरोसा नहीं किया कि काशिफ अकबर ने तुम्हें अगवा करने की कोशिश की थी। वो बेटी की इज्जत के दुश्मन को फरिश्ता समझ रहे हैं। वो बोली, राजा, उनकी बातें न करो, मुझे सदमा पहुंचता है। वो खामोश रहा। रात का अंधेरा फैल चुका था। गाड़ी को खींचने वाले गधे वाकई गोट बेग के रास्ते पर चलने के आदी थे। रास्ते में 2 मोड़ आए, मगर वो सीधे चलते रहे। तारीकी में उन्हें रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं थी। राजा एक जगह गाड़ी रोककर एक सूखे हुए दरख्त की 2 शाखें तोड़ लाया। फिर उन दोनों को अपने और नाजा के बैठने की जगह पर मजबूती से बांधने लगा। नाजा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? राजा ने कहा, तुम ये गठड़ी हवेली से लाए हो? क्या इसमें कपड़े हैं? वो बोली, हाँ, अलमारी में रईस की बीवी के 3 नए जोड़े रखे हुए थे, उन्हें इस्तेमाल नहीं किया गया था, मैं उन्हें ले आई हूँ। राजा ने गठड़ी खोली, उसमें से एक बड़ा सा दुपट्टा निकालकर उस दरख्त की शाख के ऊपर डाल दिया। दूसरा गहरे रंग का कपड़ा दूसरी शाख पर डालकर कहा, अब हम इन्हें जरा दूर से देखेंगे तो तारीकी में ऐसा लगेगा जैसे हम दोनों बैठ कर जा रहे हैं। राजा ने अपनी अटैची और नाजा ने अपनी गठड़ी उठा ली। उसने गधों को हाँक दिया। वो फिर आगे बढ़ने लगे। नाजा ने दूर जाने वाली गधा गाड़ी को देखकर कहा, वाकई ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी में 2 अफराद बैठ कर जा रहे हो। क्या तुम खतरा महसूस कर रहे हो? वो दोनों कच्चे रास्ते को छोड़कर उस रास्ते से जरा दूर रहकर दरख्तों के दरमियान से गुजरने लगे। राजा ने कहा, अभी तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो बोली, मैंने वैसे ही पूछ लिया था, वरना अक्ल इतना तो समझाती है कि काशिफ अकबर के शहरी कारिंदे और उसके परवरदा डाकू मुझे ले जाने और तुम्हें मार डालने इधर जरूर आएंगे। थोड़ी देर के बाद ही रात के सन्नाटे में घोड़ों की टापें सुनाई दी। उनकी आवाज करीब आती जा रही थी। वो बड़ी देर से अंधेरे में संभल संभल कर चल रहे थे और किसी हद तक देखने के आदी हो गए थे। उन्हें 4 घुड़सवार साए की तरह नजर आए। वो एक दूसरे से दूर होते हुए उस गधा गाड़ी को घेर रहे थे। एक घुड़सवार ने हवाई फायर करने के बाद कहा, गाड़ी रोको। गधे तो फिर गधे होते हैं, बंदूक की गोलियों से नहीं डरते, सिर्फ डंडे की जबान समझते हैं। वो बेचारे धमकी से बेनियाज चले जा रहे थे। उन 4 घुड़सवारों को बताया गया होगा कि राजा नवाज के पास असलहा है, इसलिए वो एहतियातन गाड़ी से दूर थे। उनमें से फिर एक ने कहा, हम धमकी नहीं दे रहे हैं,
गाड़ी रोककर अपने हथियार फेंक दो, वरना चारों तरफ से गोलियां चलेंगी और तुम हराम मौत मरोगे। वो थोड़ी देर तक गाड़ी से दूर रहकर चलते रहे। फिर एक ने कहा, ए लड़की, तू गाड़ी से उतर जा, हम इसे गोली मारेंगे। साईं अकबर ने तुझे जिंदा लाने का हुक्म दिया है। राजा ने नाजा के कान में पूछा, रिवॉल्वर चलाना आता है? वो बोली, हाँ, मैंने 15 बरस की उम्र में सीखा था। उसने उसे एक रिवॉल्वर देते हुए कहा, गोली की उम्र 16 बरस होगी तो दुश्मन फौरन मर मिटेगा। उसने अटैची खोलकर एक टीटी निकाली, फिर कहा, तुम इस सफेद घोड़े वाले का निशाना लो। इसके फौरन बाद ही जो निशाने पर आ जाए उसे जाने न देना। चलो निशाना लो। नाजा ने निशाना लेकर गोली चलाई। उसके साथ ही राजा ने फायर किया। बैक वक्त 2 घोड़े हिनहिनाए, 2 सवारों की चीखें उभरी और वो जमीन पर पहुंच गए। राजा ने तीसरे का निशाना लिया और नाजा ने चौथे को गोली मारी। राजा का शिकार घोड़े समेत गिरा। नाजा के शिकार का घोड़ा अगले 2 पांव उठाकर हिनहिनाया, फिर वहां से भागने लगा। उसका सवार दाएं बाएं झूल रहा था। उसके पांव इस तरह रिकाब में फंसे हुए थे कि वो गिर भी नहीं सकता था, मगर आगे जाकर कहीं न कहीं गिरने वाला था। उसे गोली लग चुकी थी। उस गधा गाड़ी के अतराफ 3 घोड़े भटक रहे थे। उन्होंने दौड़ते हुए आकर 2 घोड़ों की लगामें थाम ली, फिर उन पर सवार हो गए। राजा ने कहा, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं समझता था सिर्फ दिल का निशाना लेती हो, तुमने तो 2 की जान ले ली। वो हंसते हुए बोली, तुम खूब बोलते हो। दोनों ने अपने अपने घोड़े को एड़ लगाई, फिर उसे सरपट दौड़ाने लगे। रात का 1 बजा था। थानेदार 2 सिपाहियों के साथ जाग रहा था, जबकि अंधेरा होते ही वो पीना शुरू कर देता। फिर रात 9 बजे तक खाने के बाद थाने के पीछे एक मकान में जाकर सो जाता। उसने वॉल क्लॉक को देखकर बेचैनी से कहा, पता नहीं वो चारों कहाँ मर गए हैं। उन्हें 12 बजे से पहले वापस आना चाहिए था। एक सिपाही ने कहा, हुजूर, डाकू फिर डाकू होते हैं, उनकी नीयत खराब हो सकती है। वो लड़की बहुत खूबसूरत है। उसकी बात पर थानेदार कुछ कहना चाहता था, फिर चुप हो गया। घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थी, आवाजें दूर से आ रही थी। एक सिपाही ने कहा, मैं देख कर आता हूँ, वो लड़की को ले आए होंगे। वो बाहर चला गया। थानेदार ने दूसरे सिपाही से कहा, मैंने उनसे कहा था लड़की को कोई हाथ न लगाए, जाकर देखो वो उसे अलग घोड़े पर ला रहे हैं या नहीं। वो साईं अकबर की चीज है, उसे कुछ हो गया तो वो मेरी वर्दी उतरवा कर उल्टा लटका देंगे, गोली भी मार सकते हैं। दूसरा सिपाही भी बाहर चला गया। थाने के अंदर और बाहर खामोशी छा गई। घोड़ों की टापें भी सुनाई दे रही थी। वो टहलते हुए इंतजार करने लगा। फिर उसने रुक कर देखा, खुले हुए दरवाजे पर नाजा खड़ी थी। उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ थे। वो खुश होकर बोला, खुदा का शुक्र है कि तुम आ गई, नहीं तो समझो मेरी नौकरी गई थी। अंदर आओ, आराम से बैठो। कुछ उदास लग रही हो? हाँ, मैं समझ गया, वो तुम्हें भगा कर लाने वाला मारा गया है। भाई, उसे तो मरना ही था, उसने काम ही ऐसा किया था। तुम्हें शेर के जबड़े से निकाल कर ले जाने की हिमाकत कर रहा था। वो बोली, मुझे ले जाने वाला ऐसा शिकारी है जो शेरों के जबड़े चीर देता है। उसने एक हाथ आगे किया, उस हाथ में रिवॉल्वर था। वो उसे दोनों हाथों से थाम कर उसका निशाना लेते हुए बोली, हुकूमत से तनख्वाह लेकर सियासतदानों के तलवे चाटने वाले कुत्ते, क्या काशिफ अकबर अभी आकर तुम्हें बचा सकता है? थानेदार ने उसके हाथ में रिवॉल्वर देखते हुए बौखला कर पूछा, ये क्या कर रही हो? इसे उधर करो, गोली चल जाएगी। वो बोली, ये रिवॉल्वर तुम्हारे साथ खेलने के लिए नहीं, गोली चलाने के लिए है। थानेदार बोला, देखो ऐसी गलती न करो, उन नमक हराम डाकुओं ने मुझ पर गोलियां चलाने के लिए तुम्हें आजाद क्यों छोड़ दिया है? राजा ने नाजा के पीछे आकर कहा, तुम्हारे नमक हरामों ने मुझे भी तुम्हारी मौत बनाकर आजाद छोड़ दिया है। वो बोला, राजा तुम जिंदा हो, यानी कि तुमने उन डाकुओं को मार डाला? राजा बोला, अगर मरने वाले डाकू थाने में हाजिर हो सकते हैं तो उन्हें आवाज दो या फिर जवाब दो। तुम्हारे इशारों पर काम करने वाले और कितने डाकू हैं? वो बोला, मैं तो एक मामूली थानेदार हूँ। इन इलाकों के डाकू मुझ जैसे मामूली थानेदार के नहीं, वडेरों के ताबेदार होते हैं। वो बोला, तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे वडेरे दोस्त रईस ने उन डाकुओं को मेरी हलाकत के लिए भेजा था? थानेदार बोला, हाँ, वडेरा किसी का दोस्त नहीं होता, वो सिर्फ सियासतदानों से दोस्ती रखता है। वो उनके लिए अपने इलाकों में वोट बैंक बनाता है और उन्हें असेंबली में पहुंचाकर उनसे मरात हासिल करता है। राजा बोला, और सियासतदान और वडेरे जैसे बड़े मगरमच्छ जैसा चाहते हैं, वैसा ही तुम्हारे पुलिस स्टेशनों का कानून बदलता रहता है, और कानून अक्सर यही रहता है कि डाकुओं की हिफाजत करो और हम जैसों को मार डालो। वो बोला, मैं तो हुक्म का बंदा हूँ, जैसा कहा जाता है वैसा करता हूँ। राजा बोला, तुम्हारे वैसा ही करने के नतीजे में हम मर चुके हैं, लेकिन हमारे न मरने के नतीजे में तुम जिंदा नहीं रह सकोगे। नाज, इस थानेदार को दिखाओ तुम्हारा निशाना कितना पक्का है। थानेदार ने चीख कर कहा, नहीं, मुझे मत मारो, देखो गोली चल जाएगी। वो सिपाहियों को पुकारना चाहता था, मगर नाजा ने ट्रिगर दबा दिया। गोली उसके सीने में लगी और वो सिपाहियों को मदद के लिए बुलाने के काबिल न रहा। सूबों के अंदरूनी इलाकों में मासूम अफराद को जालिमों से बचाने और उनके हुकूक की हिफाजत करने के लिए थाने कायम किए जाते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े शहरों के थाने फरोख्त हो जाते हैं तो इन छोटे थानों की क्या औकात है। नाजा और राजा उस थाने से बाहर आए, वडेरे रईस की हवेली की तरफ जाने लगे। नाजा ने कहा, तुमने अपने दोस्त पर भरोसा किया था। वो बोला, नहीं नाज,
मैं अपने साए पर भी भरोसा नहीं करता। मुझे उस पर शुबा था, इसीलिए मैंने गधा गाड़ी से तुम्हें उतार कर ऐसी तदबीर की थी कि शिकारी अब खुद शिकार होते और बेमौत मरते जा रहे हैं। वो दोनों हवेली के अहाते वाले बड़े गेट के करीब एक दीवार की आड़ में रुक गए। वहाँ गेट पर एक नाइट चौकीदार राइफल लिए बैठा हुआ था। उसी वक्त हवेली की ऊपरी बैल्कनी से रईस की आवाज सुनाई दी, जुमा खान, ए जुमा खान। नाइट चौकीदार ने पलटकर ऊपर बैल्कनी की तरफ देखा। जी मालिक। रईस ने कहा, क्या थाने से कोई आया है? मुलाजिम बोला, नहीं मालिक। रईस बोला, वो चारों घुड़सवार भी वापस नहीं आए, उन्हें तो 2 घंटे पहले वापस आना चाहिए था। जाओ थानेदार से पूछो वो नाजा को वापस लाए भी हैं या नहीं। चौकीदार बोला, अभी जाता हूँ मालिक। रईस बैल्कनी से हवेली के अंदर चला गया। जुम्मा खान जाने के लिए उस दीवार की तरफ से गुजरने लगा। राजा ने आगे बढ़कर एक हाथ से उसकी गर्दन शिकंजे में ली। वो शिकंजे से निकलने के लिए कोशिशें करने लगा। नाजा ने उसे रिवॉल्वर के निशाने पर लिया तो वो जिद्दोजहद भूल गया। राजा ने उसकी गर्दन छोड़कर टीटी के दस्ते से उसके सर पर जरब लगाई। वो चकरा कर जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। वो दोनों वहां से गेट के पास आए, उसके छोटे दरवाजे को खोला। उन्होंने हवेली में रईस की खिदमत के लिए मुलाजिम को देखा था। वो उस पर भी काबू पा सकते थे, लेकिन वो हवेली की बैठक में पहुंचकर ठिठक गए। वहां एक गनमैन सोफे पर बैठा हुआ था। उसके लिबास से जाहिर होता था कि वो डाकू है। उसके करीब ही एक क्लैशनकोफ रखी हुई थी। सामने मेज पर कुछ खाने की चीजें, शराब की 2 बोतलें और ग्लास वगैरह रखे हुए थे। उसने इतनी पी थी कि एक बोतल खाली हो चुकी थी, दूसरी बोतल आधी हो गई थी। उसके बाद वो पीने के काबिल नहीं रहा था। मदहोश होकर सोफे पर आधा बैठा और आधा लेटा हुआ था और अध खुली आंखों से उन्हें देख रहा था। वो दोनों उसे रिवॉल्वर और टीटी के निशाने पर लेकर आगे बढ़ने लगे। अगर वो अपनी क्लैशनकोफ की तरफ हाथ बढ़ाता तो वो उसे गोली मार देते। राजा ने करीब पहुंचकर उसकी क्लैशनकोफ उठा ली। वो उसी तरह मदहोश पड़ा रहा। वो उस पर झुककर तवज्जो से देखकर बोला, नाज, ये तो बड़ा खतरनाक कातिल और डाकू है। हुकूमत ने इसकी गिरफ्तारी के लिए 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। उन्हें रईस की आवाज सुनाई दी। वो मुलाजिम को आवाज देकर बुला रहा था। मुलाजिम का जवाब नीचे एक कमरे से सुनाई दिया, आया मालिक, अभी आया। वो दोनों उसी कमरे के दरवाजे के दोनों तरफ खड़े हो गए। जैसे ही मुलाजिम कमरे से निकला, उसके सर पर भी कयामत टूट पड़ी। वो भी होश से बेगाना होकर गिर पड़ा। राजा ने कहा, नाज, तुम इस डाकू की निगरानी करो, मैं अपने प्यारे दोस्त से निमट कर आता हूँ। वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपरी मंजिल पर आया। रईस अपने कमरे में फोन पर कह रहा था, जनाब आली, 4 डाकू गए थे, अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैंने मुलाजिम को थानेदार के पास भेजा है। मुझे यकीन है वो नाजा को लेकर आते ही होंगे। जी, हाँ, आप इत्मीनान रखें। जैसे ही नाजा यहाँ पहुँचेगी, मैं आपको फोन पर इत्तला दूंगा, बल्कि उसकी आवाज भी सुनवाऊंगा। वो रिसीवर रख कर पलटा, फिर दरवाजे पर राजा को देखते ही खौफ से उसकी चीख निकल गई। राजा ने कहा, मैंने पहला दोस्त देखा है जो अपने दोस्त को देखकर खौफ से चीख पड़ता है। वैसे अमाल अच्छे हों तो दोस्त की सलामती मिलती है, खौफ और मौत नहीं मिलती। मगर तुमने मेरी मौत का सामान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो अपने खौफ पर काबू पाते हुए बोला, मुझे गलत न समझो, काशिफ अकबर ने खतरनाक डाकू गुलाम बख्श को तुम्हें मार डालने और नाजा को यहाँ से कराची पहुँचाने के लिए भेजा था। तुम समझ सकते हो गुलाम बख्श कितना दरिंदा है। मैं उसका साथ देने से इनकार करता तो वो मुझे भी मार डालता। राजा बोला, तुम काशिफ अकबर के ताबेदार हो, इसलिए बेचैनी से मेरी मौत का और नाजा की वापसी का इंतजार कर रहे थे, और नाजा के यहाँ पहुँचते ही उसकी सुरीली आवाज काशिफ अकबर को सुनाने वाले थे। वो बोला, वो दरअसल बात यह है कि राजा ने कहा, असल बात यह है कि वडेरे सियासतदानों के बगैर और सियासतदान वडेरों के बगैर इक्तिदार और कुव्वत हासिल नहीं कर सकते। तुमसे दोस्ती करने के बावजूद मैंने इस हकीकत को नहीं भुलाया था, इसलिए तुम्हें जिंदा नजर आ रहा हूँ। वो बोला, मुझसे गलती हो गई, इस गलती को माफ कर दो। मैं तुम्हें और नाजा को दुश्मनों से बचाकर इस इलाके से दूर ले जाऊंगा। राजा ने कहा, हम और तुम मौत से कितनी दूर जा सकते हैं? मेरी मौत आएगी तो मैं मरूंगा, तुम्हारी मौत आई है तो तुम मरने वाले हो। राजा ने उसे टीटी के निशाने पर लिया। वो पीछे हटकर दीवार से लग गया। दोनों हाथ जोड़कर कहा, तुम मेरी बीवी को भाभी से ज्यादा बहन समझते हो, उसका सुहाग ना उजाड़ो। मेरे बच्चों को अपने बच्चे समझते हो, उन्हें यतीम मत बनाओ। राजा ने सोचती हुई नजरों से देखा, फिर कहा, तुमने मेरी दुखती रग पर उंगली रख दी है। मैं अपनी बहन जैसी भाभी और बच्चों की खातिर एक बार तुम्हें माफ कर दूंगा, मेरे सामने हाथ न जोड़ो। वो खुश होकर अपना हाथ बढ़ाता हुआ मुसाफा करने आया। राजा ने कहा, तुमने सुना होगा कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। हाथ की लकीरें ये नहीं बताती कि उसकी दोस्ती में कितना खोट है। अभी तुम मेरे लिए खोटे सिक्के हो। चलो रिसीवर उठाओ और काशिफ अकबर से राब्ता करो। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। फिर राब्ता होने के बाद बोला, सेक्रेटरी जनाबे अली से कहो रईस फोन पर है, जरूरी बात करनी है। उसने उससे रिसीवर लेकर कान से लगाया। चंद लम्हों के बाद काशिफ अकबर की आवाज सुनाई थी, हेलो, मैं बोल रहा हूँ। राजा बोला, इस फोन के बाद बोलना भूल जाओगे।
मैं राजा बोल रहा हूँ। उधर से काशिफ अकबर बोला, क्या? कौन बोल रहा है? राजा ने कहा, तुम्हारा बाप। इस मुल्क के इतने बड़े सियासतदान हो और फोन दुरुस्त नहीं रख सकते। मैं राजा बोल रहा हूँ। काशिफ अकबर बोला, राजा? मगर मेरा सेक्रेटरी कह रहा था कि तुम रईस बोल रहे हो। क्या मजाक कर रहे हो? तुम रईस हो या नहीं? राजा बोला, मैं इतना बड़ा दिल का रईस हूँ कि नाजा मुझ पर जान देती है। तुमने मेरी नाजा को हासिल करने के लिए जितने हरबे आजमाए वो सब नाकाम हो गए। तुम्हारे पालतू डाकू और तुम्हारा जरखरीद थानेदार वगैरह सब जहन्नम में पहुंच गए हैं। ये तुम्हारे ख्वाब में आए तो उनसे जहन्नम का पता पूछ लेना। तुम्हें एक दिन उस पते पर पहुंचना है। काशिफ अकबर बोला, बहुत चहक रहे हो और भूल रहे हो कि इस मुल्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मेरी बेताज बादशाही है। खा इख्तिदार में रहूं या न रहूं, मेरी ताकत और मेरे इख्तियारात खत्म नहीं हो सकते। राजा बोला, तुम्हारे शाही महल से यहाँ तक नाजा को लाकर तुम्हारे इख्तियारात को खोखला कर चुका हूँ। तुम अपने जैसे सियासतदानों से उलझते रहते तो बेहतर होता। ये जो बोल रहा है ना, ये अपनी नाजा का दीवाना है। दीवाना तो फिर दीवाना ही होता है। प्यार के दुश्मनों को मारेगा या मर जाएगा। ये मेरा वादा है। जब तक नाजा को हासिल करने की जिद करते रहोगे तब तक तुम्हारे मुंह पर नाकामियों के जूते पड़ते रहेंगे। दूसरी तरफ जरा देर तक खामोशी रही। वो गुस्से से दांत पीस रहा था। फिर उसने कहा, मेरे वफादार वडेरे रईस को भी मार डालो और भागो। मैं देखता हूँ कि कहाँ तक भागोगे। अब तुम्हें कुत्ते की मौत मारने के लिए कुछ नए इंतजामात करने होंगे। राजा ने पूछा, क्या? अभी तुमने क्या कहा? रईस को क्या करूं? फोन में गड़बड़ हो गई थी, फिर से बोलो। ये कहते ही उसने रिसीवर कान के साथ लगा दिया। रईस हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर उधर की बातें सुनने लगा। फिर चीख कर बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मेरी वफादारी का यही सिला है? आप मेरी मदद नहीं कर रहे और राजा से कह रहे हैं कि मुझे मार डाले। काशिफ बोला, रईस तुम मुझसे सैकड़ों मील दूर हो। वहाँ पुलिस और डाकुओं के जितने जराए थे उन्हें राजा ने खत्म कर दिया है। दूसरे इलाकों से मदद पहुँचने तक वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। रईस बोला, आप राजा से कोई समझौता तो कर सकते हैं। काशिफ बोला, मैं अपने पालतू कुत्तों की मौत बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन समझौता करने के लिए छोटे लोगों के सामने झुक नहीं सकता। मेरा वक्त बर्बाद न करो और मर जाओ। फोन बंद हो गया। वो गुस्से से फोन को पटक कर बोला, मार डालो मुझे। उसने मुझे पालतू कुत्ता कहा है। मुझे तो मर जाना चाहिए। राजा ने कहा, जो दोस्त को मारकर गुलामी को जिंदा रखते हैं, ऐसे गुलाम का यही अंजाम होता है। चलो अपनी तिजोरी खोलो। वो तिजोरी के पास जाकर उसे खोलते हुए बोला, अभी सिर्फ 2 लाख रुपए नकद और जेवरात हैं। मैं कल तक तुम्हें 50 लाख दे सकता हूँ। मुझे न मारो। मुझे काशिफ अकबर से इंतकाम लेने के लिए जिंदा छोड़ दो। राजा बोला, तुम्हारे जैसा वडेरा उस पहाड़ से नहीं टकरा सकेगा। उसने 2 लाख रुपए की एक गड्डी लेकर कहा, मैं डाकू नहीं हूँ और ना ही ऐसा कमजर्फ हूँ कि जिसे दोस्त समझता रहा उसकी तिजोरी से रकम लूट कर ले जाऊं। ये रकम अभी तुम्हें मुनाफे के साथ वापस मिलेगी। रईस बोला, मैं नहीं समझा। अभी रकम ले रहे हो और अभी मुनाफे के साथ वापस करोगे, मगर कैसे? राजा बोला, मेरे मशवरे पर अमल करोगे तो रकम मिलेगी। काशिफ अकबर से इंतकाम भी ले सकोगे और जिंदा भी रहोगे। मैं तुम्हें हलाक नहीं करूंगा। वो फौरन ही राजा के कदमों में गिरकर बोला, तुम एक अजीम दोस्त हो। मुझे डूब कर मर जाना चाहिए। मैंने दोस्ती की कदर नहीं की। मुझे बताओ क्या करना है? राजा बोला, नीचे चलो। वहाँ नाजा ने उस मदहोश डाकू गुलाम बख्श के हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए थे। वो राजा को देखकर बोली, ये इस कदर पीने और मदहोश होने के बावजूद हरकत कर रहा था। मैंने एहतियातन इसे बांध दिया है। फिर वो रईस को देखकर बोली, तुमने इसे अभी तक जिंदा रखा है। राजा ने कहा, नाजा, अगर एक दोस्त कम ज़र्फ हो तो दूसरे को भी कम ज़र्फ नहीं होना चाहिए। मैं रईस को एक बार फिर दोस्ती निभाने का मौका दे रहा हूँ। फिर उसने रईस से कहा, ये गुलाम बख्श बहुत खतरनाक डाकू है, कई कत्ल कर चुका है। काशिफ अकबर इस इलाके में उसके जरिए दहशत तारी रखता है। पुलिस और फौज के ऑपरेशन से ये गिरफ्तार नहीं हो सका। अगर तुम इसे गिरफ्तार करवाओगे तो इस इलाके में काशिफ अकबर की सियासी कुव्वत कमजोर पड़ जाएगी। वो यहाँ से वोट हासिल नहीं कर सकेगा। इस तरह तुम उससे इंतकाम ले सकोगे। वो फजा में घूंसा लहराते हुए बोला, मैं इसे जरूर गिरफ्तार करवाऊंगा। काशिफ से इंतकाम लूंगा। वो इस इलाके में कभी सियासी कामयाबियां हासिल नहीं कर सकेगा। राजा ने कहा, उसकी गिरफ्तारी के इनाम के तौर पर तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। उनमें से ये 2 लाख मैं ले जा रहा हूँ। इस तरह एक दोस्त की तिजोरी नहीं लूट रहा। रईस बोला, राजा, तुम्हारी आला ज़र्फी की तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। तुम्हें तो पूरे 5 लाख मिलने चाहिए। राजा बोला, यूं समझो कि 5 लाख ही ले जा रहा हूँ। अपनी 15 लाख की कार तुम्हारे पास छोड़कर तुम्हारी लैंड क्रूजर ले जा रहा हूँ। हिसाब तकरीबन बराबर हो जाएगा। वो दोनों नाजा के साथ गैराज में आए। उसका पेट्रोल चेक किया। फिर पेट्रोल के 2 फाजिल कैन रखे। फिर उसने कहा, अगर तुमने इस डाकू को कानून के हवाले न किया और फिर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो फिर समझ लो कोई तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकेगा। वो फौरन ही मोबाइल निकाल कर बोला, मेरे अजीम दोस्त, मैं अभी जिला के कमिश्नर और आईजी को उस डाकू के बारे में मुत्तला करता हूँ।
वो राब्ता करते हुए मुतल्लिका अफसरान को गुलाम बख्श के बारे में बताने लगा। फिर बोला वो उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पार्टी के साथ आ रहे हैं, तुम फौरन चले जाओ। राजा नाजा के साथ अगली सीट पर बैठ गया। बोला तुम पुलिस को ये नहीं कहोगे कि तुम्हारी ये गाड़ी कोई ले गया है और ना ही गाड़ी की प्लेट नंबर बताओगे। रईस बोला कोई पूछेगा तो कह दूंगा कि मेरा एक अजीज गाड़ी ले गया है, तुम मुतमईन होकर जाओ। राजा ने गाड़ी स्टार्ट की, फिर उसे ड्राइव करता हुआ वहां से जाने लगा। जब वो गाड़ी बड़े गेट से गुजरकर नजरों से ओझल हो गई तो रईस ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।